ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चैप्टर का नाम तो डाल ही देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अच्छा, हर चैप्टर को जब भी ऐसे डिफाइन किया जाता है, मतलब हेडिंग डाली जाती है, तो उसका मीनिंग भी समझाया जाता है कि क्या है ना? तो बेसिकली अभी हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिफर्स टू चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है कि आप ऑलरेडी समझ करके आए, आपने प्रोटोस्टैटिक पढ़ा है ना? तो जब चार्ज रेस्ट पर है उस कंडीशन में हम उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अपनी ये जो पूरी की पूरी यूनिट होने वाली है, उस यूनिट के अंदर हम लोग मेजरली कौन कौन से चैप्टर्स कवर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन करंट, देन कैपेसिटर। आपने ये सारी चीजें तो चेक कर ली होंगी, है ना? देन जब वही चार्ज मूव करने लगता है, तो मूव करने की वजह से कुछ और भी इफेक्ट्स दिखते हैं हमें, और वो सारा का सारा पार्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के अंदर, एंड इसी से रिलेटेड है EMI। देन यहीं पर आकर के हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट। देखा जाए तो ये पूरी एक कंप्लीट यूनिट की तरह कंसीडर की जाती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो, बाकी जो नीचे वाला ये पार्ट है इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब चार्ज मूव कर रहा है तब जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें आती हैं, जब रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक, इसको हम एक कंप्लीट यूनिट बोलते हैं। उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने पहले भी सुन रखी है 9th 10th क्लास के अंदर। बताइए चार्ज क्या होता है? जानते हैं आप? जानते हैं चार्ज क्या होता है? जानते ही हैं सब लोग? नहीं जानते हैं? हमने देखा कि बहुत से ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, और उस एडिशनल प्रॉपर्टी के थ्रू वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड उसी को हमने क्या नाम दे दिया? चार्ज। यही होता है ना? तो डेफिनेशन वगैरह भी लिखेंगे क्या? बोल रहा हूं मैं, लिखेंगे। Charge is a basic property of some fundamental particles by virtue of which they interact with each other. ठीक है, सिंपल से। अच्छा बताइए कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? क्या पीछे वाले लोग पढ़ पा रहे हैं? फॉन्ट साइज इतना है क्लियर? यस सर। कितने तरह के चार्ज होते हैं? तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, सब जानते हैं, है ना? बताइए। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कोई बता सकता है? यूनिट ऑफ चार्ज बताइए। कूलॉम। तो चार्ज को अगर आपने 11th क्लास के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर के अंदर आपने SI सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक करंट को एक फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह पढ़ा था, याद है क्या? वहां पर आपको समझाया गया था कि करंट फंडामेंटल है और चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो एम्पियर इनटू टाइम या एम्पियर इनटू सेकंड, ये किसके इक्वल है? कूलॉम के इक्वल। तो 1 कूलॉम और 1 एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर इनटू सेकंड, ये क्या है? ये SI यूनिट है चार्ज।
चार्ज की SI यूनिट है, ठीक है। बट इससे हट करके भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो आपको इधर उधर के क्वेश्चंस में दिख जाएंगी, जो शायद आप याद भी नहीं रख पाएंगे। मैं आपको एक जगह लिखवा दे रहा हूँ सो दैट कभी आपको जरूरत पड़े तो आप एक बार इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे कि एक यूनिट है चार्ज की, कोई बताए क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। काफी बड़ी यूनिट है चार्ज, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखेंगे ना ये फिगर क्या है, आपको 1 मोल पता है ना, 1 मोल किसको बोलते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसको बोलते हैं, हमारे तो नंबर के इक्वल अगर हम लोग एटम्स ले लें तो सेट फॉर्म क्या करेंगे, 1 मोल। तो दिस इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये साइन मैंने बना दिया बिना आपको बताया, क्योंकि मुझे पता है 12th में आपको पता है ना ये ऑलरेडी। E मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो E, एंड E कितना होता है ये भी आप जानते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन ले लें, कितने, Na अवागाद्रो नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो उस पे टोटल जो चार्ज होगा वो कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 1 फैराड। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कोई प्रॉब्लम्स है क्या, कोई प्रॉब्लम? ऐसी और बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूं। देखिए यहां पर एक यूनिट है 1 ESU। ESU stands for electrostatic system of unit, ठीक है। अब इसी ESU के और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि इसको हम स्टैक कूलॉम भी बोलते हैं। स्पेलिंग भी देख लीजिए, स्टैक क्या है। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन, स्मॉल fr से ऐसे डिफरेंटली, इतने सारे नाम। ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू होती है 3.335 into 10 to the power minus 25 कूलॉम। ठीक है, सॉरी माइनस 10। मैंने बोला ना याद नहीं रहेगा, आपको भी नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितनी होती है इसकी वैल्यू, कुछ ओके। देन और भी कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि एक यूनिट है 1 EMU, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 EMU को हम लोग एक और नाम देते हैं एब कूलॉम। क्या नाम दे रहे हैं, एब कूलॉम। तो ये जो एब कूलॉम है, ये वैल्यू इक्वल होती है 10 कूलॉम। तो मैंने बहुत सारी यूनिट्स आपको बता दी है। अब इन सारी यूनिट्स को याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, भाई ये 2 चीजें याद रख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको यूज पड़ेगा तो याद हो जाएगी, ठीक है। कोई डायमेंशन बता दो यार चार्ज की जल्दी से। L minus 20 L कहां से, A क्या है, टाइप A to D 80 माइनस क्या है 80 जस्ट 80 ये तो होगा ना,
ओके, लिख लिया क्या आपने ये? देखिए क्या, देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हमने जस्ट हेडिंग डाली है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज क्या होता है ये आप जो जानते हैं वो जानते हैं, मैंने आपको कुछ नहीं बताया अभी। ये यूनिट्स, और इन यूनिट्स में भी मैंने केवल लिखवा दिया है आपको एक जगह दिखे सारी, बस और कुछ नहीं है। अब हम शुरू करने आ रहे हैं चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। ओके, तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा। सबसे पहली है कि बताओ चार्ज कैसी क्वांटिटी है, किसी को डाउट नहीं है कैसी क्वांटिटी है? स्केल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर। कैसा? एडिटिव इन नेचर का मतलब सिंपल सा है एकदम। सपोज करिए कि एक पार्टिकल था या एक छोटी सी बॉल है, उसके ऊपर चार्ज है 10 कूलम, एक दूसरी बॉल है उसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम। अगर हम दोनों बॉल्स को आपस में मिक्स कर दें और एक बिगर बॉल बनाएं तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? 15 कूलम। तो आपने क्या किया है? सिंपली चार्ज को ऐड किया है, तो एडिटिव है नेचर, कुछ और नहीं, ठीक है। देन आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है पहले से, मैं लिखना तो नहीं चाहता हूं बट लिख देता हूं, एक ही जगह पर सारी चीजें हम लोग कंसोलिडेट करना है। बताइए क्या लाइक चार्जेस रिपल करते हैं? ये आपने सुना है पहले? yes, तो लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। Then next property, charge is transferable in nature। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ? या आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ठीक है। बताइए अगली प्रॉपर्टी को सुनिएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने देखा होगा नेचर में बहुत तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, है ना? अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं और स्टिल रिसर्चेस चल रही हैं और भी नए नए पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं एवरी टाइम। अभी तक ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला जिसके पास चार्ज तो है बट मास नहीं है। सभी पार्टिकल्स जो भी अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनके पास मास होगा तब चार्ज होगा। समझ रहे क्या? तो हम इसलिए बोल रहे हैं चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड with mass। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने यहां पर जस्ट लिखी है, ठीक है। सुनना भाई, अब इसके क्या क्या मतलब आप निकाल सकते हैं? इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं आप? बताइए इसका क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है? सपोज करिए, मतलब मैं यहाँ पर यही बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मास होगा तभी चार्ज होगा, इसका मतलब है ना, करेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज करिए किसी डिस्कवरी के अंदर आप कोई नया पार्टिकल डिस्कवर करते हैं,
किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ, अगर प्रूफ हो गया कि उस पार्टिकल के पास चार्ज है, इट मींस उसके पास मास भी होगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये पॉइंट भी मैंने यहां पे लिख दिया है, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज sufficient proof of presence of mass। समझ पा रहे हैं? बताइए भाई। ठीक है, बोल लिख लो यार। ओके, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये भी आपने पढ़ रखा होगा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये क्या होता है? देखिए अभी हम लोग जो हमारे पास करंट नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज एक्चुअली में दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम उस केस में या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है क्या? हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में, मतलब अगर सपोज करिए ये एक नेचुरल बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, तो इसमें जितने भी एटम्स थे, विद इन ईच एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे। टोटल चार्ज कितना था? 0। अगर हम इसमें एडिशनली कोई चार्ज ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अलग से दे देते हैं, इसी तरीके से दे दिया हमने। जैसे ही उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेट हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे दिए, तो अब इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना आ गया? -10 e है ना? अगर हमने उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले हुए तब इसमें कितना चार्ज आएगा? सपोज 20 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, कितना चार्ज आएगा? प्लस का 20। तो ऑलवेज आप इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने 14.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और या 17.5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? नहीं ना। तो हमेशा आप क्या करोगे? एक इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज करोगे। तो जो भी चार्ज आएगा हमेशा बॉडी के ऊपर, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? ओके, आपने बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ नहीं पढ़े हुए, जैसे कि सबसे बेसिक और फंडामेंटल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ा है ना आपने कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बिल्कुल ऐसे ही चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। आप उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते पूरी तरह। समझ रहे हैं क्या? आप एक इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर सकते, आप खत्म नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। समझ रहे हैं क्या? तो अल्टीमेटली जो चार्ज है उसके पास वो भी कभी खत्म नहीं हुआ। तो मतलब टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहने वाला है, उसको आप नहीं क्रिएट कर सकते और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। आप समझ पाते हैं क्या? तो सीधा सा वही मीनिंग है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। बात हो कोई प्रॉब्लम्स में? ठीक है, एक अगली प्रॉपर्टी में और लिखवा रहा हूं। ठीक है, चार्ज इज
invariant in nature। अब इसको समझना होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये स्पेशल पॉइंट। अब अगर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी तो वहां पर जाकर के बहुत सारे ऐसे रिलेशंस निकल करके आए थे जो यूजुअली हम लोग को नहीं पता होते या यूजुअली हम इनको ट्रू नहीं मानते। जैसे कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको केवल छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल था जो रेस्ट पे रखा और उसका मास था m0, अगर हम किसी पार्टिकल को बहुत ही हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कराएं तो इन दैट केस स्टैटिक कंडीशन पे इसका जो मास था एंड डायनेमिक कंडीशन पे इसका जो मास है वो सेम नहीं रहता, बल्कि ये चेंज हो जाते हैं एज पर द रिलेटिविटी थ्योरी। बहुत सारी चीजें हैं रिलेटिविटी थ्योरी में, है ना? तो उसमें से एक पॉइंट ये भी है, एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया। और वो जो चेंज है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो चेंज हो जाएगा और नया मास कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं v/c। अब पार्टिकल की वेलोसिटी तो लाइट की स्पीड से कम ही होगी वैसे, तो ये लेस देन 1 आएगा, ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी। रूट के अंदर कर रहे हैं तो ओवरऑल डिनोमिनेटर लेस देन 1 आएगा, तो जो मास है वो m0 से ज्यादा आएगा। तो अगर कोई पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर दे तो इन दैट केस उसका जो डायनेमिक कंडीशन में मास है वो रेस्ट कंडीशन में जो मास था उससे ज्यादा हो गया। ये है रिलेटिविटी थ्योरी। तो अब अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज होता Q तो ये रेस्ट पे हो या ये मोशन पे हो, चार्ज इसका चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस रिलेशन, मतलब फॉर दिस लाइन, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब ये वेरी नहीं करेगा। आप कितनी भी हाई वेलोसिटी से क्यों ना ट्रैवल करा दो पार्टिकल को, बाकी सारी चीजें बदल सकती हैं बट चार्ज नहीं बदल सकता। समझ रहे क्या? क्या मेरी बात, क्या मैंने बोला? चार्ज चेंज नहीं होने वाला, उतना ही रहने वाला है पार्टिकल के ऊपर। ठीक है भाई, नोट करिए इसको भी जल्दी से। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर पूरा का पूरा वो आप यहाँ पर कॉपी करिएगा, स्पेस नहीं था यहाँ पे, इसलिए अगली हेडिंग है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग का क्या मतलब? लेट अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसको चार्ज करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? उसमें से सबसे पहला जो एग्जांपल है या सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? ये बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, वो लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। क्या कभी आपने बचपन में ऐसा कोई गेम खेला है या ऐसा कुछ एक्टिविटी की है कि आप खेल लो, रब करो ड्राइंग क्लियर पे, छोटे छोटे पेपर्स रखो, तो आप पास ले जाओगे तो पेपर्स चिपकोगे। क्या है आपने लोग किया? क्या होना वहां पर? वो जो पीस ऑफ पेपर्स वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द चार्ज दैट रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेस। समझ रहे हैं क्या? तो वहां पर यही सेम फिनोमेना है जिसको यूज किया जाता है। जब हमने देखा कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या कुछ ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं। तो रब करने के पहले दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन जब हमने उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया तो उसमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाने वाला है। समझ रहे हैं क्या?
और हम बोल रहे हैं कि उस मेथड से अगर हम चार्ज करते हैं तो ये कौन सा केस बना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब यहाँ पर मैं एक आपको टेबल बनवा रहा हूँ, दैट इज गिवन इन दी एनसीईआरटी, केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। आप देख लीजिए, फिर नोट करिए। ठीक है, देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन टेबल है ये, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका क्या मतलब समझिएगा। अभी जब हम दो बॉडीज को अगेंस्ट ईच अदर रब कर रहे हैं तो उनमें से कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, तो ये सेट यहाँ पर गिवन है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें तो ग्लास रॉड कैसी हो जाने वाली है, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से ये पूरा पूरा यहाँ पर एक सेट है, आपको याद रखना चाहिए ये, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वर्ड लेवल पे भी और जी लेवल पे भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर ऐसा होता क्यों है ना, फ्रिक्शन करने से ऐसा क्या हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिसको जानने के लिए आपको ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली उसको बता सकते हैं। देखिए, जब आप दो सरफेस को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिया और मैंने इसको लिया, दोनों में रब कर रहा हूं, क्या होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या होता है, अरे चार्ज तो बाहर की चीज है, वो तो आज बताया मैंने, आज तक क्या जानी है, हीट बनती है, हीट बनती है, और जो हीट बन रही है वो किधर जाती है, सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस पे भी जाती है, इस पे भी जाती है। अब इन दोनों ही सरफेसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें पता है हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, परफेक्टली कोई इंसुलेटर तो है नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो कुछ है। तो जब हम ऐसे इस तरीके से रब कर रहे हैं तो हीट बन रही है, और वो हीट सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स को भी मिल रही है। अच्छा, अलग-अलग मटेरियल्स की इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है ना, वो डिफरेंट होती है ना, जानते हैं हम, अलग-अलग मटेरियल्स के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर हो सकता है, कोई ज्यादा कोई कम। तो दो मटेरियल्स में से कोई ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कोई ऐसा हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ऐसे केसेस में जब हीट बन रही है तो जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहती है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसका खुद का नेचर है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले और अपोजिट सरफेस पे चिपक गए, मतलब क्या हो गया, दोनों ही सरफेस चार्ज हो गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं क्या? ओके। तो पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन। अभी इंडक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, अभी हम लोग एकदम नॉन टेक्निकली सारी बातें करते हैं। सपोज करिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या प्लास्टिक रबर के पास अंबर, एम्बर बोलो, क्या बोलते हो जो बोलते हो, कैट्स के नीचे इबोनाइट रॉड, इबोनाइट मटेरियल होता है, उसकी बनी हुई रॉड होती है, इबोनाइट रॉड। ठीक है, ओके। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय दिस मेथड वी कैन चार्ज ओनली द इंसुलेटर्स। इसको चार्ज कर सकते हैं केवल और केवल इंसुलेटर्स को, कंडक्टिंग मटेरियल्स को चार्ज नहीं किया जा सकता। और बाय इंडक्शन वी कैन चार्ज ओनली कंडक्टर्स,
insulators cannot be charged by this method. समझ रहे क्या? ये याद रखिएगा। ओके, तो बाय इंडक्शन मेथड, क्या है इंडक्शन मेथड? देखिए इधर, देखिए इधर, बाद में नोट करिएगा। मैंने आपके सामने एक ऐसा केस लिया हुआ है जहां पर ये दो स्फेरिकल या फिर दो जनरल शेप की बॉडीज हैं ए एंड बी, और दोनों ही न्यूट्रल है, ये भी एंड ये भी। अभी इस टू बॉडी सिस्टम पर कोई भी चार्ज नहीं किसी के भी ऊपर, ठीक है, पर दोनों कैसी हैं? कंडक्टिंग है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर इन दोनों को कांटेक्ट में रखा। क्या कांटेक्ट में रखने से कुछ बदलेगा? क्या कांटेक्ट में रखने से इनके ऊपर चार्ज आएगा? बताइए, कंफ्यूज है क्या इसमें भी? आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूं बम्पर चार्ज आ जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। बोलो, सही कह रहा हूं मैं? तो फिर क्यों कंफ्यूज हो? आंसर दो ना। नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। कांटेक्ट में रखने से क्या बदलेगा? कुछ नहीं। दोनों न्यूट्रल है, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है इन दोनों के अंदर कंडक्टर्स हैं, इसलिए दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसा मान के चलो। अब मैंने क्या किया? स्टेप 1 था, मतलब ओरिजिनल स्टेट, देन हमने कांटेक्ट में रखा, देन हमने क्या किया? हम स्टेप 3 के अंदर क्या कर रहे हैं? इस सिस्टम के पास एक चार्ज बॉडी लेकर के आ रहे हैं। वो जो चार्ज बॉडी है वो कैसी है, किस शेप की है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं बस ले आया पास, ठीक है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर तो नेगेटिव चार्ज फ्री है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर के इस नियरेस्ट सरफेस पे आकर के एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी दिखाएंगे। समझ रहे हैं क्या? कहां पर आ गए? अच्छा, वो जो नेगेटिव चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है वो सिर्फ इसका है क्या? नहीं, इवन इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करना और वो इधर आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं क्या? अच्छा, अगर इस बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन्स इधर ले आए हैं तो ओवरऑल यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आना चाहिए। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस बॉडी ने इन दोनों के अंदर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया एंड इन दोनों के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया। ऐसे ही बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो अभी मैंने उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से दिखा दिया है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हैं क्या? Yes. दोनों के अंदर यहाँ पर इस पे एक्सेस चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इससे ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ? डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं क्या? कीपिंग दिस बॉडी नियर बाय, मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया। मैंने क्या किया? इन दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया ऐसे। अब मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर ये एक्सटर्नली मैंने जो बॉडी यूज की थी वो थी। अगर मैंने एक बार इन दोनों को इस तरीके से सेपरेट कर दिया तो क्या यहाँ पर जो कनेक्शन था उसके ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर वापस लौट पाएंगे क्या? नहीं लौट पाएंगे। और अगर ये वापस नहीं लौट पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अब इसको हटा दूं यहाँ से तो फाइनली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया, और हम बोलेंगे कि हमने दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया। समझ रहे हैं क्या? तो मैंने फाइनली इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से काफी दूर रखा हुआ है और मैंने देखा कि फाइनली इन दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज आ चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, काफी लार्ज डिस्टेंस पे ये दोनों रखे हुए हैं, तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, समझ पाते हैं?
तो अभी हमने यहाँ पर जो थर्ड बॉडी यूज की थी उसको कहीं भी टच नहीं कराया, दैट मीन उसका चार्ज उसके पास ही है। हमने इन दोनों बॉडीज को चार्ज तो किया लेकिन बाहर से किसी का चार्ज नहीं लिया, तो हम बोल रहे हैं हमने इंड्यूस कराया है चार्ज। क्या किया है? इंड्यूस कराया है। मतलब इसी को बोल दिया है दिस इज द इंडक्शन मेथड बाय व्हिच वी आर चार्जिंग दीस टू बॉडीज। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नोट कर लीजिए। ओके, तो मैंने आपको अभी दो मेथड्स बताए हैं, कुछ और मेथड्स भी होते हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, बट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कभी कहीं आप देखो तो आपको ये ना लगाए कि सर ने तो ये बताई कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक emission, then field emission, then thermionic emission। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है, कुछ ऐसा नया नहीं है, आपको जानते होंगे ज्यादातर। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ लिखने की जरूरत। कंडक्शन का मतलब समझते हैं? कंडक्शन का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई फिजिकल कांटेक्ट किसी अदर बॉडी के साथ बनाए और उस बॉडी से चार्ज फ्लो होकर के गिवन बॉडी पर आ जाए तो वो कंडक्ट होकर के आता है, ऐसा बोलेंगे ना? बताइए भाई, तो इस मेथड क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन। तो चार्ज गिवन टू अ बॉडी बाय मेकिंग a physical contact ये क्या हो गया? कंडक्शन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है? कुछ लिखवा नहीं रहा हूं मैं, ऐसे ही आपको बता रहा हूं, आपको पता है। सपोज करिए ये एक सरफेस है, एक मटेरियल, और इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, है ना? सुन रहे भाई? अगर मैं इस पे लाइट इंसिडेंट कराऊं या फिर रेडिएशन इंसिडेंट कराऊं और वो जो रेडिएशन है उसमें जो फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो इनके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फिनोमेना हमें दिखता है, पढ़ा है आपने केमिस्ट्री के अंदर, इसलिए मैंने ऐसा यूज कर लिया। होता है ना ऐसा? अच्छा, अगर इनके पास काफी हाई एनर्जी थी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और निकल के काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास, कुछ और चले जाएंगे, ठीक होता है ना? तो अल्टीमेटली अगर आपने इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और वो चले भी गए तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चुकी है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का यूज किया। देन व्हाट इज दिस फील्ड एमिशन? क्या होता है? और ही सिंपल सी चीज, फील्ड एमिशन का मतलब बहुत ही आसान सा है। ऑल्दो फील्ड क्या होता है इसको तो हम समझते नहीं, लेकिन अभी जो पता है हम लोग को उसके अकॉर्डिंग ही बात करना है। सपोज करिए यहाँ पर एक बॉडी थी, ठीक है? इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इसको क्या किया? हम इसको एक ऐसे स्पेस पे ले जाते हैं जहां पर बहुत हाई चार्ज नियर बाई में है। मतलब अभी इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमें फील्ड जैसी कोई चीज नहीं पता, इसलिए मैं इसको अदर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक बॉडी रखी है और जो बॉडी है ये बहुत ही ज्यादा चार्ज कंटेन करे हुए, तो अब क्या होगा? जैसे ही आप बॉडी यहाँ पे रखोगे तो इस बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट होकर के यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, करेक्ट ना? बताइए भी
नियर बाई स्पेस में आएंगे, नियर बाई सरफेस में आएंगे, नियरेस्ट सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे। ऐसा होगा या नहीं? लोग तो एग्री नहीं कर रहे इसी बात। ऐसा होगा कि नहीं? होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होने वाले। अब देखेंगे तो इन चार्जेस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव नेचर का, और वो फोर्स इनको बाहर पुल करना चाहता है। लेकिन जो रेसिडुअल में जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने से रोकती है। लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चार्ज हो, उस केस में तो इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि ये बॉडी उन इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने से ना रोक पाए। ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और वो निकल करके इस बॉडी पर पहुंच गए। इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। आप समझ रहे हैं क्या? कोई फिजिकल क्वांटिटी बनाया, नो कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन भी नहीं है बेसिकली यहाँ पर, इसको इंडक्शन नहीं बोल रहे, क्योंकि इंडक्शन होता तो सिंगल बॉडी से थोड़ी होता। समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर तो ये अकेली बॉडी, तो ये क्या है, फील्ड एमिशन। इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? ओके, देन ये वाला केस क्या है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन। बहुत सिंपल सी चीज है। सपोज करिए एक फिलामेंट है हमारे पास, और ये शायद आपने पढ़ा भी हो, अगर इलेक्ट्रॉन गन पढ़ी है कहीं पर, यूज की है आपने कहीं पर, मतलब किसी भी थ्योरी के अंदर, तो आपको ये पता भी होगा कि अगर ये हमारे पास एक फिलामेंट है और मैं इसमें क्या करूं, करंट फ्लो कराऊं। मैं फिलहाल करंट फ्लो कराने की बात कर रहा हूं, क्योंकि करंट को फ्लो कराने से भी हीट बनेगी अंदर, करेक्ट ना? तो अगर मैं इसमें हीट बनाऊं, अल्टीमेट गोल है मेरा हीट बनाना, तो मैंने अगर इसमें हीट बनाई, तो उस हीट की वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी, और कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस को छोड़ करके बाहर आ गए। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट करा दें, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन गन। पूरे असेंबली को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। फिलहाल मैं क्या समझा रहा हूँ, ये बॉडी थी, हमने इसमें हीट बनाई, एंड ड्यू टू हीट इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं अलग कर दूं, तो जो बॉडी बची उस पे कैसा चार्ज, मतलब हमने इसको चार्ज कर दिया, और क्या किया हमने, बेसिकली थर्मोडायनेमिक एमिशन कराया। जरूरी नहीं है कि आप करंट ही फ्लो कराओ, आप यहाँ पर इसको एक्सटर्नली भी हीट दे सकते थे अलग से। समझ पा रहे हैं कुछ? ओके, तो ये कुछ मेथड्स थे जो हमने अभी देखे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। गया क्या? ओके, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए इधर देखिए, इधर
डिटेक्शन ऑफ चार्ज। सपोज करिए आपके पास एक अननोन बॉडी गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि आप केवल ये पता लगा करके बताओ कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं बताना है आपको, सिर्फ ये बताना है इस पे चार्ज है या नहीं। तो हमारे पास कई सारी डिवाइसेस होती हैं, कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनका यूज कर सकते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए ढूंढ ढूंढ के अलग अलग जगह से, जो आपको इधर उधर की बुक्स में इधर उधर के क्वेश्चंस में सुनने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट among all these पर्सन है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, अगला क्या है वोल्टामीटर, वोल्टमीटर नहीं, ठीक है। देन लास्ट वाला बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बहुत सारे हैं, पर इनमें से हमारे सिलेबस में केवल एक ही है। हमारे सिलेबस का मतलब है एनसीईआरटी, समझ रहे क्या? हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, तो वही मैंने हेडिंग डाली हुई है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो मैं पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर बात करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है, बहुत सिंपल सा है, फालतू की चीजों पे नहीं जाते हैं, सीधे सीधे काम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा क्लोज्ड कंटेनर टाइप का दिख रहा है, जिसका अपर सरफेस डोम शेप की दिख रही है, कैसी कोई कंडीशन नहीं है, वो तो मैंने ड्रॉ किया। ये जो पूरा का पूरा आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज मेड ऑफ एन इंसुलेटर। कैसा बना है, किसका बना है? इंसुलेटर। इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है एक रॉड जाती है, और ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग है। अब कंडक्टिंग में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, अब किसी का भी यहाँ पर नाम लिख देंगे, कोई गलत नहीं कहेगा, बट यूजुअली ब्रास होता है, ठीक है। एंड यही जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसी की बनी हुई ये एक स्फेरिकल बॉल भी इसी में अटैच्ड है, क्लियर क्या? ये भी यूजुअली ब्रास की बनी हुई है, आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। सपोज करके सॉरी, अच्छा यहाँ पे भी कुछ है। ये क्या है? मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड की बनी हुई दो बहुत ही थिन स्ट्रिप्स ली। आपको पता है गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है, बहुत ही थिन लेयर्स हम बना सकते हैं गोल्ड, तो हमने बहुत ही लाइट दो स्ट्रिप्स बनाने की सोची, तो हमने गोल्ड की स्ट्रिप्स बना, बहुत ही लाइट होगी, बहुत ही थिन होगी, उनको मैंने सेम पॉइंट पे ऐसे लगा दिया। जब आप सेम पॉइंट पे उनको लटकाओगे तो वो दोनों ऐसे थोड़ी डाइवर्स थोड़ी करनी, बल्कि सीधे ऐसे लटके होंगे, ऐसी लटके होंगी, बट ऐसे मैं दिखाता तो आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया। क्लियर है क्या? तो अभी दोनों यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? गोल्ड लीफ। गोल्ड लीव्स, गोल्ड के पेड़ से दो पत्तियां तोड़ी अलग, गोल्ड लीव्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी की वजह, कोई भी अननोन बॉडी, कोई भी बॉडी बताता उस पर चार्ज है या नहीं। अब एक टास्क दिया गया कि आपको चेक करना है इस पे चार्ज है, तो उस केस में कैसे डिटेक्ट करेंगे हम उसके उस बॉडी के ऊपर चार्ज?
सपोज करिए मेरे पास ये रॉड थी, मैं इस रॉड को इसके पास लाया, ठीक है। अगर ये रॉड चार्ज होती, सपोज करिए अगर ये रॉड चार्ज होगी तो उस केस में क्या होने वाला है? क्या लगता है आपको? दिखेगा ना इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पूरे स्ट्रक्चर कनेक्टेड है पूरा यहां से वहां, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अट्रैक्शन यहां पर पहुंचेंगे नियरेस्ट सरफेस पर, एंड पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाएगा? फारदेस्ट सरफेस पे जाने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? यहां पर। अब अगर गोल्ड लीव्स, दोनों ही गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लीव्स है जो पहले ऐसे थी, जब दोनों के सेम नेचर के चार्जेस पे एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से ये क्या होंगी? दूर जाने की कोशिश करेंगी। तो मतलब क्या हुआ? इनमें डाइवर्जेंस हुआ। अगर इस बॉडी को पास लाए और इसको पास लाते ही यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉडी कैसी है? चार्ज है। बट अगर इसको पास लाते और उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता तो कोई इंडक्शन नहीं होता, इन लीव्स पर कोई चार्ज नहीं आता, और उस केस में ये जो लीव्स हैं ये वर्टिकली हमें ऐसे दिखने वाली थी। देयर विल बी नो डाइवर्जेंस इन द लीव्स। कोई प्रॉब्लम्स में समझ पा रहे हैं? तो बहुत सिंपल सा इसका काम है। हम जिस बॉडी को चेक करना चाहते हैं चार्ज है या नहीं, उसको इसके पास लाएंगे, पास लाते ही अगर डाइवर्जेंस हुआ तो मतलब ये चार्ज बॉडी है, नहीं हुआ मतलब ये अनचार्ज बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, लिख लीजिए गोल्ड लीफ के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में मैं एक दो लाइनें बोल रहा हूँ, फर्स्ट ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लिखिए। क्या आप खुद से लिख लेंगे? बोल लो। ठीक है, लिखो। बोलो। It consists of a vertical metal rod in bracket usually of brass. It consists of a vertical metal rod bracket में usually of brass bracket close. It consists of a vertical metal rod from its end to parallel and thin from its end to parallel and thin strips of gold in bracket leaves two parallel thin strips of gold keep hanging. ठीक है? ठीक है भाई? Wherever, अब ये लाइन से लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं। Whenever a charged body is brought near that topmost spherical structure due to induction some charge gets accumulated due to induction some charge gets accumulated on the leaves and
start rippling each other. And the leaves start rippling each other. Start rippling each other. And a clear divergence of leaf can be seen. Okay, bas हो गया. आयो. बना लिया आपने इसको? बनाइए पूरी से. लिया. मैंने एक लाइन लिखी है. Again, this is a line of NCERT. ठीक है? But it becomes important several times जब आप उसका लॉजिकल यूज करेंगे. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर. यहाँ पर लिखा है true test of electrification is repulsion not attraction. आगे की लाइन है. इसका क्या मतलब है? पहले तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है ना? उसको चेक करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन. मतलब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं. तो कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इसका टेस्ट अगर हमें करना है तो हम बोल रहे हैं रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट. अट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा. एग्जांपल देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी थी. सुनना नहीं? हमारे पास ये एक बॉडी थी. ओके, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इस बॉडी में चार्ज है या नहीं. मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, चेक करना है ना कि बस इस पे चार्ज है या नहीं. हम एक काम करते हैं, एक बॉडी ले आते हैं खुद से जो कि चार्ज हो पहले से ही, और उस बॉडी को ला करके इसके पास में रख देते हैं. अगर इस बॉडी को पास में रखने पर इस पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा तो मतलब क्या हुआ? दो चार्ज बॉडीज के बीच में तो फोर्स लगेगा. मतलब क्या हुआ? ये बॉडी कैसी है? चार्ज है. ऐसे ही बोलेंगे ना आप लोग. बोलो भाई सही कह रहा हूं मैं. बट ये कहना सही नहीं. क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंडक्टिंग बॉडी की ऐसी बात कर रहे हो तो आपको दिखेगा उस केस में क्या हो सकता है. आपने जब इसको रखा तो ओरिजिनली ये बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन जब आपने इस एक्सटर्नल बॉडी को यहाँ पर रखा, इसको रखते ही यहाँ पर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ. और यहाँ पर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ. आपको साफ साफ दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में इस बॉडी के काफी क्लोज है. तो उसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, मतलब इस नेगेटिव एंड पर लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है, एंड इस राइट एंड पे लगने वाला जो फोर्स है वो कम. अब समझ पा रहे क्या?
इसके ज्यादा क्लोज होने की वजह से उस पे ज्यादा फोर्स लग गया, बट इससे ज्यादा दूर होने पर उस पे कम फोर्स लगा। और F1 ग्रेटर देन F2 आ जाएगा एंड आपको क्या लगेगा, इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है, वो भी राइट साइड में। तो एक्चुअली में तो ये बॉडी न्यूट्रल थी, बट फिर भी इसने क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों चार्ज हो सकता है उसमें से केवल एक ही चार्ज हो और दूसरी वाली चार्ज ना हो सकता है कि दोनों ही चार्ज हो। आप समझ रहे हैं क्या? दोनों केसेस पॉसिबल। दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों ही चार्ज हो सकती है या दोनों में से कोई एक ही चार्ज हो सकती है, मतलब यहाँ पर डाउटफुल है। करेक्ट है क्या? लेकिन अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो इसकी गारंटी है कि दोनों ही चार्ज होंगे, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई केस नहीं हो सकता। इंडक्शन में केस बनता है वो तो अट्रैक्ट करने की वजह से बनता है, अट्रैक्ट करने वाला बनता है। अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो इसकी गारंटी है कि वो दोनों ही चार्ज होने वाली है। सिर्फ एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी पर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा सकती है, रिपल्सिव नेचर का नहीं लगा सकती। आप समझ गए क्या? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये जो लाइन है इसको कंप्लीट कर लीजिए, मैंने आधा लिखा है, लिखिए। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन नॉट attraction as attraction may also take place between a charged body and an uncharged body. ओके, सीआरई 1 का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं, पैकेज है आपके पास, बाकी मैं पढ़ूंगा। There are 5 balls, ठीक है, among which 1, 2, 2, 5, 1, 5। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में इतनी डिटेल नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टोटल 5 balls एंड इन बॉल्स में से कुछ बॉल्स ऐसी हैं जो अट्रैक्ट हो रही है। कौन कौन सी? 1 and 2, 2 and 5, 1 and 5, इनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। whereas 2 and 3, 1 and 4, इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन। आपसे बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द फिफ्थ बॉल? फिफ्थ बॉल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? फिफ्थ बॉल के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? दैट मीन वो चार्ज है या नहीं है, ये आपको बोलना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, हमें पता है रिपल्सन अगर हो रहा है तो मतलब दोनों ही बॉडीज चार्ज होंगी तभी हो रहा है। रिपल्सन कभी भी एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 and 3 अगर रिपल हो रही है तो दोनों चार्ज है, 1 and 4 अगर रिपल हो रही है तो ये भी चार्ज है, ये चारों चार्ज है, इसकी गारंटी। लेकिन नेचर कैसा होगा ये हमें नहीं पता, तो इसको भी समझते हैं। अगर 2 and 3 रिपल हो रही है तो दोनों का नेचर सेम होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ तो पता नहीं है यहाँ पर। मैंने मान लिया इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इसका कैसा? पॉजिटिव। 1 and 4 भी रिपल हो रही है, सेम नेचर का चार्ज होगा, लेकिन ये नहीं पता कि पॉजिटिव या नेगेटिव। करेक्ट है ना? तो अब यहां पर हम लोग इस पे आते हैं दोबारा से। हमने देखा कि 1 and 2 बोथ आर चार्ज्ड, ये हमें पहले से पता है। एंड इनके बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होने का मतलब इन दोनों पे चार्ज कैसा होना चाहिए? तो अगर आपने इस पे पॉजिटिव माना है तो इस पे कैसा? और 1 and 4 रिपल हो रही थी तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये कैसे? समझ पा रहे हैं? ओके, देन 5 को देखते हैं। 5 देखो, आपसे बोल रहे हैं कि जो फिफ्थ बॉल है ये 2 के साथ अट्रैक्ट हो रही है एंड वही फिफ्थ बॉल फर्स्ट के साथ भी अट्रैक्ट हो रही है। मतलब ये फिफ्थ बॉल 2 के साथ भी अट्रैक्ट हो जा रही है और यही बॉल 1 के साथ भी अट्रैक्ट हो जा रही है। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब तो युवा पॉजिटिव से भी अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव से भी अट्रैक्ट हो रही है, मतलब इसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं होता। अगर होता तो ये किसी एक के साथ रिपेल करती, करेक्ट है ना? तो मतलब क्या हुआ, ये कैसी है, न्यूट्रल है। इस तरीके से हम लोग लॉजिकली सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Two identical metal balls are same type of charge. लैंग्वेज मिस्टेक है फिर से, वापस से मैं बता रहा हूँ कि दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं जिनके ऊपर सेम नेचर ऑफ चार्ज हमें दिख रहा है, एंड both are touched and separated again. As a result, charge on first ball decreases by 20%. Find the ratio of initial charges on the balls. तो ये है एक बॉल, ये है दूसरी बॉल, दोनों आइडेंटिकल हैं। समझते होंगे आइडेंटिकल का मतलब, दोनों पे सेम नेचर का चार्ज है, बट कितना है ये हमें नहीं पता। मैंने अज्यूम किया है कि इस पे Q1 है तो इस पे Q2, मतलब इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, और दोनों पॉजिटिव मान लिए मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इनको टच कराया। अच्छा, टच कराने से क्या होगा बताइए? अब वापस से मैं डेटा ले रहा हूँ। इस पे चार्ज है 1 कूलम, इस पे चार्ज है 20 कूलम, दोनों पे टच कराएंगे तो क्या होगा, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है? अब टच करा करके फिर से सेपरेट किया तो नई स्टेट में हमें क्या दिखा, दोनों ही बॉल्स पर इक्वल चार्ज आ चुका है, और कितना चार्ज आ चुका है, तो इस पे भी है Q1 plus Q2/2, और इस पे भी है Q1 plus Q2/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको पूछ रहा है कि भाई एज अ रिजल्ट चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल डिक्रीजेस बाय 20%, मतलब ये जो वैल्यू है, ये Q1 से 20% कम है। समझ रहे हैं क्या? ये ऐसा Q1 से 20% कम है ये वैल्यू, Q1 से 20% कम है ये वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% ऑफ Q1 is equal to Q1 plus Q2/2। सही है ना? ये जो रिमेनिंग चार्ज है वो इनिशियल चार्ज से 20% कम कर दिया, तो कितना बचा, 80%। तो 80% को मैंने ऐसे लिख दिया फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपको Q1 और Q2 का रेशियो बताना है, तो डिवाइड कर देता हूँ मैं Q1 से, तो ये बनेगा 1 plus Q2/Q1 इक्वल आ गया है ये 1.6। तो Q2/Q1 किसके इक्वल आया, 0.6। तो Q1/Q2 कितना आया, Q1/Q2 कितना आया, 1/6 के, है ना, 1/0.6 के, तो 10/6 और 5/3। सही कह रहा हूं? ये हो गया अभी आंसर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताइए। क्या क्वेश्चन पढ़ लिया? उसमें बोल रहा है कि चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल डिक्रीजेस बाय 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1, इसका मतलब मैं वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इनको एक प्रॉब्लम हुई, जल्दी कर दिया मैंने थोड़ा। Q1 में से 20% ऑफ Q1 कम कर दो, तो जो बना दैट इज द न्यू चार्ज ऑन दिस बॉल। इस बॉल पे जो चार्ज है वो इनिशियल से 20% कम हो गया, मतलब ये हुआ। अब इसी सेम चीज को कैसे लिखोगे, 0.2 टाइम्स ऑफ Q1 कितना आएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ Q1। मैंने ऐसे लिख दिया। ये फिर नोट करके, जल्दी से नोट करिए, थोड़ा तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है। ओके, तो अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन और क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया है ताकि आपको पता हो कुछ और भी है इसके क्यों। आपने अभी तक क्या पढ़ा है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट बहुत सारी डिफरेंट और भी थ्योरीज हैं जो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो उसमें से एक थ्योरी है क्वार्क थ्योरी, ठीक है। क्वार्क थ्योरी क्या कहती है, पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूं। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स व्हिच constitute nuclei of ordinary matter, पता है हमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। It is now believed that the protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी उनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको क्वार्क बोल रहे हैं, उनसे बने हुए, ठीक है। A proton and neutron, कोई बात नहीं, a proton and neutron consist of 3 quarks each, ठीक है। दोनों ही तीन क्वार्क से बने। 2 types of quarks, the so-called up quark denoted by U of charge +2/3 and the down quark denoted by D of charge -1/3 together with electrons build up ordinary matter। तो जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, दोनों क्वार्क से बने हैं। और जो क्वार्क है, तो एक टाइप ऑफ क्वार्क यहाँ पर दे दिया है जिसके पास चार्ज होगा 2/3 टाइप्स ऑफ। दूसरा टाइप ऑफ चार्ज यहाँ पर दे दिया, क्वार्क दे दिया है जिसके पास चार्ज होगा -1/3। तो जिसको अप क्वार्क बोला है उसके पास इतना चार्ज, एंड जिसको डाउन क्वार्क बोला है उसके पास इतना चार्ज, ठीक है। ओके, ऑल्दो सिर्फ दो ही तरीके के क्वार्क नहीं होते हैं, और भी कई तरीके के क्वार्क होते हैं। हम केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई 2 तरीके के क्वार्क हैं यहाँ पर, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इसके पास इतना चार्ज, इसके पास इतना चार्ज। अब इन्हीं के कलेक्शन, इन्हीं के कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रॉन इन सब के साथ मिला करके ऑर्डिनरी मैटर बनता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ अदर टाइप्स हैव आल्सो हैव बीन फाउंड व्हिच गिव राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वैरायटीज ऑफ मैटर। तो छोड़ दो उस लाइन को, आगे पढ़िए। सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई 3 क्वार्क से मिलकर के बना है न्यूट्रॉन, 3 क्वार्क से ही मिलकर बना है प्रोटॉन। बताइए कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना है जिससे कि हम एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बना पाए। तो भाई प्रोटॉन के लिए हमें पता है टोटल चार्ज E होना चाहिए। अब आप ऐसा कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे कि 3 कॉम्बिनेशन, मतलब 3 क्वार्क के हेल्प से अब E चार्ज बना पाए। तो आपको दिखेगा कि हम अगर 2U + D कर दें, ये कितना 4E/2, हाँ मतलब सॉरी 4/3 प्लस -1/3, मतलब कितना आया E। एंड अगर हमें न्यूट्रॉन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं U + 2D, क्योंकि ये है +2/3, ये है -2/3, तो टोटल चार्ज कितना होगा 0। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस केवल मैं बताना चाहता था कि और भी ऐसी थ्योरीज होती हैं क्वार्क थ्योरीज, ठीक है। ओके, इसके बियॉन्ड हमारा सिलेबस का कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे इसमें, हां वही थ्योरी देख करके नोट करने का मतलब हो नहीं रहा होगा, हो रहा है ना, कर लिया
करना है नोट किसी को कर लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप पेपर भी कर सकते हैं नंबर डाल दीजिए एनसीईआरटी याद आ जाएगा कितना किसी को बातें लेकिन वही बातें चलिए वो क्या करो ओके तो अब ये हेडिंग देखी है अब ये आगे आने वाले पार्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस किस तरीके का मिल सकता है वो यहाँ पर वो कवर करता है जैसे पहला केस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा केस है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट केस है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है बहुत सिंपल चीज है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा रहा हूं मैं कुछ और समझा रहा हूं आपके पास ये एक रॉड है या एक वायर है किसी मटेरियल का बना हुआ और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना चार्ज टोटल क्यू चार्ज इसकी टोटल लेंथ है L तो बताइए इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज कैसे लिखोगे Q by L करेक्ट है ना अगर हम इसमें कोई छोटा सा एलिमेंट लेते और उस एलिमेंट को देखते उस एलिमेंट पे जो चार्ज होता वो बहुत स्मॉल होता अगर इसकी लेंथ बहुत स्मॉल है करेक्ट है ना इन दैट केस हम इसके इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो इसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है इक्विवेडियल ये जो क्वांटिटी यहां पर मैंने लिखी है इसको हम क्या कॉल करने वाले हैं इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी तो जहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की जाती है आपको दिखेगी ठीक है तो मैंने हेडिंग चेंज कर दी है लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब दिस कोई प्रॉब्लम उसमें बताइए भाई देन अभी यहां पर मैं एक रिंग ले लेता हूं दूसरा एग्जांपल दिखाने के लिए लेट इट ये रिंग है और इस रिंग पर पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q रिंग है ठीक है दिस इज अ रिंग ऑफ मास m रेडियस r चार्ज q बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है q बाय 2 पाई r अच्छा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो क्वांटिटी मैंने लिखी इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट तो आपको लिखना है कूलॉम पर मीटर कूलॉम पर मीटर इसकी यूनिट होगी कोई प्रॉब्लम्स सेकंड डेंसिटी पे आते हैं सेकंड डेंसिटी कौन सी टाइप की है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होगा वहां पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करने वाले हैं ये क्या है मान लेते हैं कि भाई कोई सरफेस थी कोई सरफेस है जनरल और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
इस तरीके से मान लिया मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का एरिया मैंने बोल दिया dA, एंड मैंने देखा कि ये जो एलिमेंट है ये इट इज कंटेनिंग अ dq चार्ज। तो बताइए इस dA एरिया पे dq चार्ज है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज? आप बोलोगे dq/dA। तो जब ऐसे आप डिफाइन करना ना पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज सरफेस, मैंने क्या बोला पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है सिग्मा। यूनिट क्या बनी इसकी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं? एग्जांपल ले लेता हूं एक और मैं, अगेन इस बार मैंने एक डिस्क ले ली है एंड दिस is carrying a total q charge which is distributed uniformly over its surface। बताइए सिग्मा कितना? आप बोलोगे 2 पाई r स्क्वायर, यही तो है ना। अच्छा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होगा, वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए, अगर मेरे पास ये कोई भी बॉडी हो और इस बार मैं यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा 3D पार्ट एज्यूम कर रहा हूँ, 3D एलिमेंट मैंने यहाँ पर छोटा सा लिया हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हैं? एंड इस बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इस स्मॉल एलिमेंट पर भी कुछ चार्ज आएगा। मतलब ये जो एलिमेंट है भाई इसका मैंने वॉल्यूम dV कंसीडर किया है और मैंने देखा इस पे चार्ज आ रहा है कितना dQ। इस पूरे वॉल्यूम में छोटे से वॉल्यूम में जो चार्ज आ रहा है वो dQ। तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज आएगा? कैसे लिखोगे? बोलोगे कि भाई dQ चार्ज dV वॉल्यूम पे है या dV वॉल्यूम पे dP चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम पे dQ/dV चार्ज हो। एंड इसी क्वांटिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, और इसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजुअली। यूनिट क्या है इसकी? कूलॉम। क्या है यूनिट? कूलॉम पर मीटर क्यूब, करेक्ट है? बताइए भाई। ओके, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो लिखी नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लीजिए। आपको ऐसा कुछ दिखाया गया है कि एक रॉड है और इस रॉड को हमने एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है, इस तरीके से इसका एंड ए ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है। आपको इस रॉड की लेंथ भी दिखाई गई है डायग्राम के अंदर, एल है टोटल लेंथ, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड एंड फॉर व्हिच the linear charge density is given by this relation where x is the coordinate of the point। मतलब अगर इस रॉड के ऊपर हम चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समझना चाहें तो हमें क्या दिख रहा है कि अलग-अलग पॉइंट पर x की वैल्यू चेंज हो रही है, सो दैट अलग-अलग पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, करेक्ट है ना। आप किसी जनरल पॉइंट पर हैं तो उस जनरल पॉइंट के अकॉर्डिंग x देखेंगे और देन उसके बेसिस पे आप क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी वहां पे कितनी है वो लिखेंगे, करेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है बताइए टोटल चार्ज ऑन द रॉड कितना, फाइंड नेट चार्ज ऑन द रॉड। कैसे करेंगे? आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर, सेंटर ऑफ मास के अंदर आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, करेक्ट है ना। हाँ यही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं अगर देखूं तो भाई x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 है तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट है। आप जैसे से आगे बढ़ रहे हैं x इक्वल टू l पे पहुंच के ये वैल्यू 1 हो जाती है, ये 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है एंड इवन लास्ट इंटर पहुंचते पहुंचते चार्ज डेंसिटी 0 हो गई। तो अभी क्या करते हैं हम इस
इस केस में वही सेम मेथड अप्लाई करते हैं कि भाई हमने किसी जनरल पोजीशन पर एक इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है। क्या पीछे वाले लोगों को दिख रहा है ये डायग्राम? इस इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट की लेंथ क्या बोली जाएगी अगर ये x पोजीशन पर था? क्या बोलेंगे? dx। तो इस स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा? चार्ज जो हम एलिमेंट निकालेंगे तो कितना हो? आपको दिखेगा कि भाई इस स्मॉल एलिमेंट पे जो स्मॉल चार्ज है मैंने dq बोला है, ठीक है? तो इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा dq by dl इक्वल टू लैम्डा, तो dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dl बनेगा। अभी अभी हम नोट देखा था, है ना? बस यहाँ पे dl मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट है ना, और उस लेंथ ऑफ द एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्या बोला हुआ है? dx। मैंने ऐसा लिख दिया, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना, ये लिख दिया। लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं। अब इस एलिमेंट की पोजीशन को कोई जनरल पोजीशन पर रहेगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पर 1 - x by l into dx। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? अब आपके सामने जो रिलेशन है ये इंटीग्रेटेबल दिख रहा है, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो आपको नेट चार्ज मिल जाने वाला है एलएचएस में। और आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो 0 से l तक, मतलब x = 0 पर एलिमेंट हो सकता था, x = l तक एलिमेंट हो सकता था, तो 0 से l तक के लिए हमने इसको क्या कर दिया है? सॉल्व कर देंगे। लैम्डा नॉट x - x² by 2l 0 to l lambda naught l minus l by 2 lambda naught l by 2. This is the net charge on the rod. कोई कंफ्यूजन है इधर? आइए ऑल ओके ना? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CR1 पे ही लौट करके आते हैं हम लोग फिर से, और उसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, एक डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर बना करके दिया गया है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। भाई ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट है हमारे पास, जिसमें हमने एक शीट ली हुई है। ये जो शीट है ये आप देख सकते हैं इस तरीके की है, सो दैट इसका एक कॉर्नर ओरिजिन पर आ रहा है, ठीक है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेन शीट एज शोन इन द फिगर। अब इस शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी is given by sigma is equal to k x² y। मतलब क्या हुआ कि अभी हम जब इस शीट को देख रहे हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं हो रहा, बल्कि y कोऑर्डिनेट के साथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है? दोनों का कंबाइंड फंक्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है। देन k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पर, x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द शीट। शीट पर टोटल चार्ज कितना है ये आपको बताना है। तो वापस से क्या करने वाले हैं तो बहुत इजी सा मेथड, अगेन इंटीग्रेशन की हेल्प लेने वाले हैं। कैसे? मैंने क्या किया, मैंने बोला आपसे कि भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं। देखिए भाई, इधर देखिए, मैंने एक स्ट्रिप ले ली, एंड ये जो स्ट्रिप मैंने ली है ये जो स्ट्रिप मैंने ली है ये मैंने x पोजीशन पर ली, और ये इनफाइनाइटली थिन भी है। तो बताइए इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, मतलब सॉरी विड्थ कितनी होगी? कितनी? dx की तरह, करेक्ट है ना? dx। अब इस केवल और केवल पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना है, तो सिर्फ इस स्ट्रिप को देखना है, केवल स्ट्रिप है हमारे सामने, ठीक है? इस स्ट्रिप के
ऊपर मैंने अगेन एक एलिमेंट लिया है यहाँ पर, देखिए इनफाइनाइटली स्मॉल इन लेंथ मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर लिया हुआ है, तो कैसे, जो कि मैंने माना है कि ये y पोजीशन पर है। अब इनफाइनाइटली स्मॉल लेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, dy। क्या आपको समझ में आया? मतलब ये जो एलिमेंट है ये कहां पर है एक्चुअली में, x, y वाले कोऑर्डिनेट वाली पोजीशन पर है। सही कह रहा हूं मैं? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे स्ट्रीट पर चार्ज कितना है ये नहीं कैलकुलेट करता, मैं पहले तो ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है। तो अब इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन एलिमेंट, क्या आप बता सकते हैं कैसे लिखेंगे? मैं dq बोल देता हूं, मैं इसको dq बोल देता हूं। बताइए चार्ज और एलिमेंट कितना, बताइए। तो आप बोलोगे कि भाई अगर यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट सब एरिया पर इतना चार्ज है तो इतने एरिया पर कितना चार्ज होगा, इसका एरिया कितनी तो है ना, रेक्टेंगुलर एलिमेंट बन गया dx * dy, तो उसका एरिया ऐसे लिखा जाएगा dx * dy * सिग्मा। कोई प्रॉब्लम उसमें क्या है? बोलो यार, ठीक है सब कुछ। तो अभी इस एलिमेंट पर कितना चार्ज है वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिग्मा क्या है, तो इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट्स तो x, y है ना, तो मैं इसके लिए सिग्मा अगर लिखूंगा तो k x² y dy dx ऐसे लिखूंगा। ये है इस एलिमेंट पे चार्ज इन टर्म्स ऑफ x आता है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं इस पूरी स्ट्रिप पर चार्ज लिखना चाहता हूं तो आपको क्या दिखेगा, आप इस स्ट्रिप पर कहीं भी एलिमेंट लीजिए x को चेंज हो ही नहीं रहा, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ y। तो अगर मैं चार्ज ऑन द स्ट्रिप कैलकुलेट करूं, चार्ज ऑन द स्ट्रिप, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस dq को इंटीग्रेट करना चाहिए, तो मुझे चार्ज ऑन स्ट्रिप मिलेगा। और ये जो चार्ज ऑन स्ट्रिप मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू k, देखो समझना, ये dq जो है ये एलिमेंट का चार्ज था, ये dq मैंने ऐसे लिख दिया, dq ये किसका चार्ज है, स्ट्रिप का चार्ज। स्ट्रिप पे भी जो चार्ज है ना टोटल, वो इनफाइनाइटली स्मॉल ही होगा क्योंकि स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो एरिया कितना है, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो चार्ज कितना होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो मैंने ऐसे दिखा दिया, दिस इज व्हाट, आप समझ पा रहे हैं? dq सारे के सारे एलिमेंट्स पर जो चार्ज है उन सबका टोटल सम जो होगा दैट इज dq। समझ पा रहे हैं नहीं, बताइए। तो अब जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो एलएचएस में देखिए, सॉरी आरएचएस में देखिए, आरएचएस में दिख रहा है कि स्ट्रिप पर कहीं भी कोई एलिमेंट लिया जाता उन सबके लिए x सेम है, चेंज क्या हुआ, सिर्फ ऊपर। तो x अगर कांस्टेंट है, dx कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर टर्म आपको दिख रहा है, बेसिकली जब आप सिर्फ इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तब तो ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या है, जस्ट y वेरिएबल है। तो हम इसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पर। अब बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, आप समझ रहे हैं ना, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, 0 टू b, 0 टू b हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बिकम dq which is equal to k x² dx which is constant for this strip and y² by 2 limits 0 to b। तो dq इक्वल आ गया है k x² dx b² by 2। कोई प्रॉब्लम, समझ पा रहे हैं? बताइए भाई, पीछे वाले लोग अच्छा हो गया, प्रॉब्लम नहीं हुई है और फिर भी तुम ऐसा बना रहे हैं, बताओ भाई पीछे वाले लोग, ठीक है सब कुछ पक्का है एकदम? ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा एक एक्सप्रेशन निकाला है, ये किसका एक्सप्रेशन, x कोऑर्डिनेट पर कोई अगर स्ट्रिप कंसीडर की जाए, उस स्ट्रिप पे कितना चार्ज होगा वो ऐसे दिया जाए।
ठीक है, तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अब मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई पूरी की पूरी शीट पर कितना चार्ज ऑन शीट। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इसमें y तो दिख ही नहीं रहा, मुझे क्या दिख रहा है, केवल और केवल एक स्ट्रिप, उस स्ट्रिप पे चार्ज। अब आपको क्या दिखेगा कि इस शीट को आप कलेक्शन ऑफ सो मेनी स्ट्रिप्स कंसीडर कर सकते हैं, है कि नहीं, अलग अलग स्ट्रिप्स हैं और बहुत सारे इन सबका कलेक्शन है एक शीट। तो अगर मैं एक स्ट्रिप पे चार्ज लिख लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज ऑन द शीट मिल जाएगा, क्या बताइए। तो चार्ज ऑन द शीट दैट विल बी q, वो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, k b स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर dx, यही तो है ना, बोलो। तो चार्ज ऑन शीट निकालेंगे अगर, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस बार, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे then it becomes the net charge on the sheet, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको दिख रहा है कि इस बार ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ x, कहां से कहां से, लिमिट से l, 0 से l, ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा भाई, kg स्क्वायर बाय 2 फाइनली टू l क्यूब बाय 3, है ना। तो ये बन गया है ओवरऑल 6। ये हमारे सामने जो रिजल्ट आया है दैट इज द नेट चार्ज ऑन शीट। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन में डायग्राम तो ना नहीं मैंने बना दिया है, मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या यहाँ पर लिखा था। आपसे बोल रहा है a spherical volume charge density is given by, तो spherical मतलब एयर की बात हो रही है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हमें गिवन है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब तो बोल रहा है कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस r स्क्वायर बाय a स्क्वायर फॉर r लेस देन a एंड रो इक्वल टू 0 फॉर r ग्रेटर देन a। देन यहाँ पर रो नॉट क्या है, इसको बोल दिया दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, a क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, r क्या है, r इज द रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस हम बोलते हैं सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाता है, रेडियल डिस्टेंस। लॉन्ग द रेडियस जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियल डिस्टेंस। समझ रहे हैं क्या, क्या सेंटर से डिस्टेंस किसी पॉइंट की, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो आगे दूर गया, आगे है, मैं यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर पहुंचा तो अब क्या हुआ, r इक्वल टू a, यहाँ पर आ गया r ग्रेटर देन a हो गया, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपसे बोल रहा है अगर एक स्फीयर हो और उस पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन फाइंड द टोटल चार्ज enclosed within this sphere। टोटल चार्ज कितना होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको बस ऐसे। आप यहाँ पर सेंटर पर अगर हैं तो r की वैल्यू कितनी है, 0, सेंटर पे है तो सेंटर से डिस्टेंस 0 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आई, रो इक्वल टू रो नॉट। अब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सेंटर से किसी भी तरफ आपको दिखेगा ये वैल्यू बढ़ने लगी, ये वैल्यू कम होने लगी, रो कम होने लगी, सही है क्या। तो मतलब क्या हुआ, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का कुछ है कि सेंटर पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम थी, हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं चार्ज डेंसिटी क्या हुई, कम हुई, एंड इनफैक्ट सरफेस तक पहुंचते पहुंचते चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, 0, r इक्वल टू a पर रो बिकम्स 0। करेक्ट है क्या, हो रहा है ना ऐसा। तो सरफेस पर चार्ज कितना है, 0 है, चार्ज अंदर, बट एक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको बोल रहा बताइए टोटल चार्ज कितना, तो मैं बोल रहा हूँ इसको निकालने की बहुत सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं, अगली इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, बस आपको ध्यान से देखना है। मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पर एक बहुत ही थिन वॉल का स्फीयर कंसीडर किया, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, हमने एक शेल कंसीडर किया। क्या किया भाई, एक थिन शेल
कंसीडर किया है मतलब, और वो जो शेल है उसका सेंटर भी वही है जो कि इस गिवन स्फीयर का है। देख रहे हो भाई, बातें मत करिए बिल्कुल इस पॉइंट पर आकर के जो भैया ये आपको कम से कम 1000 बार करना पड़ेगा जगह पर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक शेल ली है जिसकी ये जो वॉल है ना, इसकी थिकनेस बहुत कम है। अच्छा, अगर मैं इस शेल की रेडियस r बोलूं तो इनफाइनाइटली स्मॉल थिन होने का मतलब क्या हुआ, इसकी थिकनेस क्या बोली जाएगी, d। सही कहा। अच्छा, इस शेल पर जब आप इस स्फीयर के अंदर इस तरीके के स्फेरिकल रीजन कंसीडर करते हैं तो उस स्फेरिकल रीजन में तो चार्ज इनक्लोज होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। आपने इस स्फीयर पर एक स्फेरिकल रीजन कंसीडर की, उस पर कुछ चार्ज इनक्लोज हो रहा है ना, तो इस पर कुछ चार्ज इनक्लोज हो रहा है यहाँ पर। इनफाइनाइटली थिन थी ये शेल, तो इनफाइनाइटली थिन होने की वजह से क्या हुआ, इसका वॉल्यूम भी कैसा हुआ, बहुत ही छोटा, सो दैट इस पे चार्ज भी कितना हुआ, बहुत ही छोटा, एंड इस चार्ज को मैंने बोल दिया है d। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा, बताइए कि चार्ज ऑन शेल कितना है, क्या बोलोगे, चार्ज ऑन द शेल कितना है। आप बोलोगे कि भाई अगर यूनिट वॉल्यूम पर इतना चार्ज है तो dv वॉल्यूम पर कितना चार्ज होना चाहिए, इसका वॉल्यूम dv मान लिया मैंने। शेल का जो वॉल्यूम है ना, अंदर वाले को वॉल्यूम नहीं बोलते, इस शेल का जो वॉल्यूम है उसको मैंने क्या मान लिया है, dv। तो अगर यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज रो है तो dv वॉल्यूम पे चार्ज नहीं होगा, dq ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं। dv कैसे निकालते हैं ये बस आपको, अच्छा रो की वैल्यू देखो, पहले रो की वैल्यू आपको दिख रहा है कि अगर आपने ये स्फेरिकल रीजन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, कंसीडर कर रहे हैं आप, और उसका सेंटर वही है, तो इस शेल के हर पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम होने वाली है। सभी मतलब इस शेल पर आप कहीं भी कोई एलिमेंट लो वो सेम डिस्टेंस पे ही है फ्रॉम द सेंटर, और ये जो फंक्शन है ये तो r का फंक्शन है, तो मतलब इस शेल के हर पॉइंट पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सेम हो गई। आपको समझ में आ रहा है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑन ईच पॉइंट ऑफ दिस शेल इज सेम। समझिए, शेल पर स्फीयर बनी देखो पूरा शेल, मतलब ये रेड वाला रीजन, इसके हर पॉइंट पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, सेम है, इक्वल है ना। तो अगर मैं यहाँ पर dv वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये लिखना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भाई इस शेल की पोजीशन पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है that is given as rho naught 1 minus r square by a square, and इसमें जस्ट मैं मुझे इस शेल का वॉल्यूम जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, और मुझे क्या मिल जाने वाला है, इस शेल में इनक्लोज होने वाला चार्ज। अच्छा dv कितना हो, कोई बता सकता है, कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे आप dv, आपने किया है नहीं पहले से, जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, सही आंसर सबका, जिसने नहीं किया उसको मैं बता रहा हूँ। आप उसका अगर वॉल्यूम निकालने की सोचेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अगर सोचिए यहाँ पर ये इनफाइनाइटली थिन है, इसकी जो इनर सरफेस है उसका टोटल एरिया कितना है, इसकी इनर मतलब ये शेल दिख रही है, इसमें दो सरफेस दिख रही है ना आपको, इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। इनर सरफेस का टोटल एरिया कितना, एरिया 4 पाई r स्क्वायर, आउटर सरफेस का टोटल एरिया कितना, 4 पाई r प्लस dr का स्क्वायर। तो dr तो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना, तो r स्क्वायर और r प्लस dr का स्क्वायर तो सेम चीज है, मतलब इस शेल का अंदर का एरिया और बाहर का एरिया दोनों ऑलमोस्ट सेम है। समझ आएगा, अब जब अंदर और बाहर दोनों का एरिया सेम, मतलब यहाँ पर समझ पा रहे ना, दोनों का एरिया अंदर और बाहर का सेम है अगर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सिंपली यहाँ पर एक शीट देखें, अगर उस शीट के साथ भी ऐसे ही होता है, आपने कोई शीट ली अगर तो उसका अंदर का एरिया मतलब उसका एक तरफ का एरिया और दूसरे तरफ का एरिया सेम होता है, यहाँ पर भी इसके साथ ऐसे ही कुछ है। तो उस शीट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप उसका एरिया लेते हैं और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिलता है dv, मतलब वॉल्यूम उसका, सॉरी उसका वॉल्यूम।
शीट का एरिया इनटू इट्स थिकनेस आपको क्या मिलता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी इसके साथ ऐसे ही कुछ तो हो रहा है। इसको एक शीट की तरह अगर हम सोचें तो इसका जो एरिया है, अब इधर से देखो या इधर से देखो सेम ही है। कितना है एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। एंड उसमें हम थिकनेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। तो dv इज नथिंग बट इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr। ठीक है? यहां पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं अगर मैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया है। इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये है चार्ज ऑन दिस शेल। अगर टोटल चार्ज बताना है तो आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज ऑन स्फीयर अगर बताना है तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। केवल इंटीग्रेट कर दिया, देन LHS हो गया है नेट चार्ज, और RHS देखें अगर तो उसके अंदर लिखा है रो नॉट 4 पाई, ये सब कांस्टेंट था। अंदर है r स्क्वायर माइनस r टू पावर 4 बाई a स्क्वायर dr। देन इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। लिमिट्स किसकी चलेगी? r की। एंड लिमिट्स क्या है r की? आपको इस तरीके की शेल कहां पर मिल सकती है? आप देखें तो r इक्वल टू 0 पर और r इक्वल टू a पर। तो 0 से a तक के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सॉल्व कर देते हैं। रो नॉट 4 पाई, ठीक है, r टू द पावर 3 by 3 माइनस r टू द पावर 5 by 5 a स्क्वायर फ्रॉम 0। सॉल्व कर देते हैं इसको आगे। क्या बनेगा भाई? ये आगे रो नॉट 4 पाई क्या बन गया? a क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 5। सॉल्व कर देते हैं। रो नॉट 4 पाई कितना होना? 5 माइनस 3 बाई 15, 2 बाई 15 is 2। मींस ये हो गया है आंसर 8 पाई बाई 15 रो नॉट पाई a cube is the net charge on this sphere। अच्छा, एक बार देखो, पाई हो गया। ठीक है, अभी ठीक है।